हेलो दोस्तों, कोड विद विकी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और ये वीडियो एंगुलर सेटअप के लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि एंगुलर फ्रंट एंड है या बैक एंड है। तो मैं बता देता हूँ कि एंगुलर एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। आप और इसका में एक इसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। आप अपने ब्राउज़र के अंदर जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप उसे जो जो भी व्यू करते हैं तो वो एक फ्रंट एंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे इसमें दिखाया गया है कि आपके घर में जो भी पेंट होता है या डिजाइन्स होते हैं, जो भी टाइल्स आप देखते हैं, वो सब काम फ्रंट एंड करता है। वो काम अब एंगुलर क्या है, फ्रंट एंड है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके घर में जो पेंट है उसके अंदर क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, क्या डिज़ाइन यूज हो रहा है, क्या टाइल्स यूज हो रहा है, आपको नहीं पता। आपको सिर्फ उसे वीव कर रहे हो, तो वो एक फ्रंट एंड है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हम एंगुलर को एज ए बैक एंड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने फ्रंट एंड पे एंगुलर ही रखा है। नहीं, हम एंगुलर को एज ए बैक एंड यूज नहीं कर सकते। एंगुलर सिर्फ फ्रंट एंड हो गया। अब हमारे माइंड में एक कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम फ्रंट एंड पे एंगुलर रख रहे हैं तो हम क्यों दूसरे और बाकी लैंग्वेजेस पे जाए बैक एंड के लिए कि हम उनका ही यूज़ कर पाए। तो देखो, इसे हम एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि इसे यहाँ पर समझाया गया है कि जब आप एक शॉप के अंदर जाते हो तो आप खुद को एज अ यूज़र ट्रीट कीजिए कि मैं एक यूज़र हूँ। शॉप के अंदर जो बंदा खड़ा है उसे आप एज अ फ्रंट एंड समझिए। आपने कुछ 20 रुपीज़ ले रखे थे, अपने पास रखे थे। आप यूज़र हो, आपके पास 20 रुपीज़ थे। आपने 10 रुपीज़ का कुछ भी सामान परचेज़ किया। आपको 10 रुपीज़ अब उस फ्रंट एंड से लेने हैं। तो फ्रंट एंड आपको वो डायरेक्टली 10 रुपीज़ नहीं देगा। फ्रंट एंड के पास एक लोकर होगा जिसे आप बैक एंड बोल सकते हैं। उस लोकर को क्या बोल सकते हैं, आप बैक एंड बोलते हैं। अब फ्रंट एंड कम्युनिकेशन करेगा किससे, बैक एंड से। अब लोकर के अंदर डायरेक्टली, अब लोकर के अंदर मुझे नहीं पता कि लोकर के अंदर क्या है क्या नहीं है। अब वो काम मैंने लोकर को क्या बोला है, एज अ बैक एंड बोला है। तो वो बैक एंड ईजिली कम्युनिकेशन बनाएगा अपने डेटाबेस के साथ में, और डेटाबेस वही चीज़ें लोकर को देगा। वो डेटा किसके पास है, बैक एंड के पास है अभी। अब वो अब वो फ्रंट एंड वो डेटा बैक एंड से लेकर आएगा, देन उसके बाद में आपको देगा। इट मीन्स वो 10 रुपीज़ वो फ्रंट एंड आपको रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। तो आपको, अगर आपको लग अब इस क्वेश्चन से, आप आंसर से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि आप एंगुलर को एज अ बैक एंड यूज नहीं कर सकते। अब हमारे माइंड एक क्वेश्चन होता है कि एंगुलर इंस्टॉल करने से पहले नोड क्यों चाहिए होता है। अब यहाँ पर एक नई टर्म आई है, नोड जेएस। क्योंकि सबसे पहले क्या होता था कि हमारे पास 3 टर्म होती थी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये टर्म कोई इजीली टर्म नहीं है। पहले आप इन टर्म्स को नोट करके चलिए कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के अंदर हम स्टैटिक पेज बनाते हैं। इसे एक एग्जांपल थ्रू समझिए कि मेरे पास एक अभी कपड़ा है। तो उस कपड़े के, जो वो कपड़ा है, ना तो वो भी वो किसी रुमाल की शेप में है, ना किसी टॉवल की शेप में है, ना किसी जैकेट की शेप में है। वो किसी भी शेप में नहीं है, वो सिर्फ जस्ट एक कपड़ा है। मैं उसका कुछ भी यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक कपड़ा है। तो ऐसे ही HTML काम करता है, स्टैटिक वेबसाइट। वही आप समझ लीजिए कि आपने अपने घर में कुछ भी दीवार खड़ी कर दी है, एक स्टैटिकली खड़ी कर दी है, तो वो दीवार का कोई यूज नहीं है, वो अनयूजफुल है। फिर उसके बाद में आई है CSS।
HTML हो गया। अब उसके बाद में आइए CSS, कास्केड स्टाइल सीट। अब CSS ने क्या किया कि उस कपड़े को कुछ डिज़ाइन दे दिया, जिसे मैंने कुछ टाइटल दे दिया कि हाँ ये रुमाल है या फिर टॉवल है या फिर कोई एक्स्ट्रा आप कुछ भी समझ सकते हैं। ये और वो जो दीवार का एग्जांपल मैंने दिया था, वॉल का एग्जांपल दिया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने CSS लगाकर उस वॉल को कुछ डिज़ाइन दे दिया है, बस डिज़ाइन दिया है। अब वो जो पेज मैंने बनाया था HTML के अंदर, वो पेज को मैंने कुछ डिज़ाइन दे दिया ताकि यूज़र को वो अच्छा लग सके। तो ये CSS का काम होता था। अच्छा, उसके बाद में आती है जावा स्क्रिप्ट। अब आप पहले की वेबसाइट देख सकते हैं कुछ, और अब की वेबसाइट देख सकते हैं। अब अभी की तो जो वेबसाइट है वो मोस्टली फ्रेमवर्क बेस है, जिनके अंदर सब कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। बट पहले क्या होता था कि वेबसाइट में होती थी वो एंगुलर, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब होता था। तो जावास्क्रिप्ट आपने जैसे कोई फॉर्म फिल कर रहे हो आप हॉस्पिटल का या फिर किसी गवर्नमेंट वेबसाइट का, या कि कोई भी ड्राइवर लाइसेंस का अप्लाई करने के लिए आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो आप उसमें अपना नेम डालते हो। देन उसके बाद में अपना कुछ ईमेल डालते हो, तो आपको कुछ वैलिडेशन दिखते थे ना, जैसे कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड कंटेन्स ओनली लेटर्स एंड कंटेन्स 8 to 10 डिजिट कैरेक्टर्स। ये सब काम जावास्क्रिप्ट का होता था। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारे पेज को डायनेमिक बनाने के लिए होता था, हमारी वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए होता था। कभी भी आपका जो ब्राउज़र होता है, आपका ब्राउज़र एक डोम के रूप में रिप्रेजेंट होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये एक नई टर्म है जिसे आप नोट कीजिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा कि डोम होता क्या है, कि व्हाट इज डोम। इसमें आपको गूगल पे, इंटरनेट पर बहुत सारे टाइटल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वेबसाइट्स इजली आपको समझा देंगे कि डोम कैसे काम करता है। क्योंकि जो आपका ब्राउज़र है वो आपके एक HTML पेज के वो एज अ नोड एक ट्री के रूप में रिप्रेजेंट करता है, कि उस ट्री की कुछ ब्रांचेस होती हैं। वो आप जो भी HTML के अंदर कुछ भी लाइन लिख रहे हो, वो उसे एक अलग से नोड बना देगा। आप उसके अंदर फिर कुछ और लाइन लिख रहे हो, वो उसे अलग से नोड बना देगा। आपने कुछ और लाइन लिखी, उसे फिर वो कोई दूसरी नोड बना देगा। इस तरीके से हमारा डोम काम करता है। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या था, हमारा फ्रंट एंड ही था, एक फ्रंट एंड लैंग्वेज थी जावास्क्रिप्ट हमारी, वो बैक एंड पे यूज नहीं हो सकती। तो उस टाइम पर बैक एंड डेवलपर ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी लैंग्वेज बनाएं कि क्यों हम दूसरी लैंग्वेज पे जाएं। तो उन्होंने एक कुछ बैकएंड का कुछ सोचा। तो वहाँ पर आया नोड.js एक बैकएंड इन्वायरमेंट है। नोड.js के अंदर आप बैकएंड की APIs भी क्रिएट कर सकते हैं। देन अब नोड के अंदर आपका एक, अब नोड आपको, अब आपका जो एंगुलर होता है वो एक टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड होता है। टाइप स्क्रिप्ट इज द सुपरसेट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। इट मीन्स आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फीचर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वो फीचर्स तो होंगे ही होंगे, प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स भी होंगे। और एंगुलर आपका टाइप स्क्रिप्ट बेस है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपका जो ब्राउज़र होता है वो कभी भी डायरेक्टली टाइप स्क्रिप्ट को नहीं रीड कर सकता, क्योंकि एंगुलर तो टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। आपने टाइप स्क्रिप्ट लिखी है, आप तो उसे रन कर रहे हैं, तो आपका ब्राउज़र टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्टली रीड नहीं कर पाएगा। उस सबसे पहले वो उसे कंपाइल करेगा, कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट में, और देन उसके बाद में आपका ब्राउज़र उसे पेज को रेंडर करेगा। अब आप समझ लीजिए, आपने कुकर के अंदर कुछ सब्जी बनाई, देन उसके बाद में एक बाउल में उस सब्जी को सर्व करना है। अब आप डायरेक्टली तो कुकर से बाउल में सब्जी सर्व नहीं करोगे, कि कुछ ना कुछ तो मिडिल वेयर रखोगे, कुछ ना कुछ तो
मिडल वेयर होगा, तो वो मिडल वेयर ही एक तरीके से समझ लीजिए कि एंगुलर के लिए नोड है, कि एंगुलर को चलाने के लिए सबसे पहले आपका नोड होना होना चाहिए ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि एंगुलर इंस्टॉल करने से पहले हमें नोड चाहिए। आप अगर इस कंटेंट को देखेंगे तो उस कंटेंट में भी कुछ इस तरीके का ही लिखा हुआ है। अब अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जब आप नोड पढ़ते हैं तो एनपीएम होता है, एनपीएम, क्योंकि एनपीएम का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर। आप कभी नोड के अंदर जब कभी भी, अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एंगुलर और जावा के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे, तो हम किसी थर्ड लैंग्वेज को इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, जब इसका यूज़ हो रहा है तो मैं इसके बारे में कुछ बताता जा रहा हूँ कि आप कभी भी अगर नोड जेएस में प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके अंदर, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी मिडिल वेयर यूज़ कर रहे हो, तो वो एक नोड मॉड्यूल्स के नाम से फोल्डर क्रिएट करता है नोड जीएस, जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज रखी रहती हैं उसकी। तो वो होता है नोड पैकेज मैनेजर। अब मैंने बताया कि एंगुलर डायरेक्टली आप रन नहीं कर सकते ब्राउज़र के अंदर, तो एंगुलर से पहले हमें नोड चाहिए होता है। जो अब नोड इट मीन्स यहाँ पर थोड़ा एंगुलर डिपेंडेंट है नोड के ऊपर, एंगुलर नोड के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट है। सेम वही फोल्डर्स नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के नाम का फोल्डर आप एंगुलर के अंदर भी देख पाओगे जब आप एंगुलर सेटअप करोगे, कि अब जो भी आप एंगुलर की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करोगे वो आपकी सारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर सेव रहेंगी। अब आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, नोड इंस्टॉल करते ही एनपीएम भी आ जाता है। एनपीएम एक स्टोर जैसा होता है जहाँ से एंगुलर के टूल्स डाउनलोड होते हैं। जैसे प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करते हो, वैसे ही एनपीएम से एंगुलर का पैकेज आ जाते हैं। अब एनवीएम क्या आता है? अभी आप बिगिनर्स, एज ए बिगिनर आप वो प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, बट कुछ प्रॉब्लम है जो मैंने फेस की थी। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पर एंगुलर 10 के ऊपर काम हो रहा है, जिसमें मेरा नोड जेएस का वर्जन 14 या 13 चल जाता है। अभी मार्केट में नया एंगुलर के वर्जन आ चुके हैं, एंगुलर 19 भी आ चुका है, एंगुलर 20 भी आ चुका है। अब डिफरेंट एंगुलर के वर्जन के लिए डिफरेंट नोड का वर्जन चाहिए होता है। डिफरेंट एंगुलर के वर्जन के लिए डिफरेंट नोड का वर्जन चाहिए होता है। तो देन उसके लिए में हम क्या करते हैं, अब हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। आप कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपने नोड इंस्टॉल करके रखा हुआ है, नोड 14 आपके सिस्टम में पहले से ही आपने इंस्टॉल कर लिया है। आप एंगुलर 10 में काम कर रहे हो, अब आप अपनी लर्निंग के लिए एक एंगुलर 17 में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, बट उसके लिए आपको नोड का 18 वर्जन चाहिए। तो आप फिर नोड का 18 वर्जन डाउनलोड करोगे, देन उस नोड का जो आपका पहला वर्जन था नोड 14 वर्जन था, वो वर्जन आपको पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। देन उसके बाद में जो आपने नया वर्जन डाला है नोड का 18, वो वर्जन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम होगी, अभी नहीं, बिगिनर्स के लिए तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटी होगी, बट जो इंडस्ट्री लेवल पे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी होती है। तो वहाँ पर आता है कंसेप्ट एनवीएम, नोड वर्जन मैनेजर। एनवीएम क्या काम करता है? एनवीएम नोड जेएस के वर्जन को हैंडल करता है। अब आपको अगर सपोज नोड 14 की नीड है, तो आप एनवीएम के थ्रू नोड 14 अपने सिस्टम में सेटअप कर सकते हो। आप एक बार एनवीएम सेटअप कर लीजिए, फिर आप नोड के वर्जन को 14 को सेटअप कर सकते हो। एक आप अगर आपको अब नोड 14 चला देगा, एंगुलर के 10th वर्जन को या 11th वर्जन को जो भी चलाए, जैसे भी चलाएगा चला देगा। उसके बाद में अगर आपको एंगुलर 19 में काम करना है, तो आप सिंपली एनवीएम के थ्रू नोड का वर्जन चेंज कर दीजिए।
आपको नोड एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको एनवीएम एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की नीड नहीं होगी। आप सिंपल एनवीएम के थ्रू नोड का वर्जन चेंज कर दीजिए, नोड से 14 से 18 कर दीजिए, आप एंगुलर का 19 या 20 प्रोजेक्ट भी चला पाएंगे। तो यहाँ पर एनवीएम इस तरीके से काम करता है। तो मैं फाइनली सजेस्ट करूँगा कि आप उसे एनवीएम से ही स्टार्ट करें। अगर आप एज ए बिगिनर हो तो आप डायरेक्टली नोड इंस्टॉल कीजिए और सिंपल एंगुलर CLI डाउनलोड कर लीजिए, तो वो भी बेस्ट है आपके लिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एनवीएम के बारे में किस तरीके से समझाया गया है। अब एनवीएम का मतलब होता है नोड वर्जन मैनेजर। सिंपल वर्ड के अंदर एनवीएम से हम नोड के वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे फ़ोन में एंड्रॉयड का वर्जन होता है और हर ऐप हर वर्जन पर नहीं चलती, वैसे ही एंगुलर भी स्पेसिफिक नोड वर्जन पे बेस्ट चलता है। एनवीएम का फ़ायदा ये है कि अगर फ्यूचर में एंगुलर का वर्जन चेंज हो तो नोड का वर्जन इजीली चेंज कर सकते हो, इसलिए एंगुलर के लिए एनवीएम बेस्ट माना जाता है। अब एनवीएम से नोड सेटअप, ये है इजी वे में। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करें, वहाँ पर सर्च कीजिए डाउनलोड एनवीएम, तो कुछ गिटहब पेज ओपन होगा। उसके बारे में इस स्टेप में बाद में कवर कर दूंगा कि हम एनवीएम का सेटअप किस तरीके से करेंगे। जब आप इन सब अब जब आप इन सब वर्ड को समझोगे तो आपके सामने आएंगे मीन और मर्न क्या होता है। मीन का सिंपल मतलब होता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, एंगुलर और एन से हम रेफर करते हैं नोड जेएस। और मन में आता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड जेएस। ये कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे जो डेटाबेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एसक्यूएल डेटाबेस होता है, एक नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे फेसबुक हो गई या गूगल हो गई, वहाँ पर डेटा का हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं होता, तो वहाँ पर वो नो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डेटा हमारा पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है या कोई लिंक की फॉर्म में भी हो सकता है या वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसलिए वो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ करते हैं जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है मोंगोडीबी। अच्छा, एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल के अंदर डेटा का जो होता है वो एक स्कीमा होता है कि हाँ ये फील्ड हमारा टेक्स्ट ही कंटेन कर सकता है, ये फील्ड हमारा नंबर ही कंटेन कर सकता है, ये फील्ड हमारा एक डबल ही कंटेन कर सकता है, डबल वैल्यू को कंटेन कर सकता है। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिए, दाल चावल और राजमा चावल बेस सेम है, कॉम्बिनेशन अलग अलग है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि एंगुलर के साथ में हम उसे मीन बोल देते हैं और रिएक्ट के साथ में हम उसे मर्न बोल देते हैं। मीन इट मीन्स यहाँ पर ए आ गया तो ये ए रिप्रेजेंट करे एंगुलर को, और मर्न आ गया इसमें आर आ गया तो ये आर रिप्रेजेंट करता है रिएक्ट को। और फिर क्वेश्चन आता है कि डेटाबेस का एंगुलर से क्या रिलेशन है, तो एंगुलर का डायरेक्टली डेटाबेस से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। ये बात मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। एंगुलर पहले बैकएंड, देन उसकी बैकएंड वो कम्युनिकेशन करता है डेटाबेस के साथ में, डेटाबेस फिर कम्युनिकेशन करता है बैकएंड के साथ में, और बैकएंड कम्युनिकेशन करता है एंगुलर के साथ में या फिर फ्रंट एंड के साथ में।